18 दिसंबर की सुबह भारतीय सैनिक उत्तर में सामंतवाड़ी, दक्षिण में कारवार और पूर्व में बेलगांव से गोवा में घुसने लगे। 18 दिसंबर की शाम तक गोवा की राजधानी पणजिम को चारों तरफ से घेर लिया गया। गोवा के स्थानीय लोग भारतीय सैनिकों की मदद कर रहे थे। वह उन जगहों के बारे में बता रहे थे जहां पुर्तगालियों ने बारूद की सुरंग बिछा रखी। गोवा का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। गोवा का वह मशहूर अनाउंसमेंट हमेशा के लिए बंद हो गया जो कहता था यह पुर्तगाल है। आप सुन रहे हैं रेडियो गोवा। रनवे पर 1000 पाउंड के 63 बम गिराए गए। इसके आधे घंटे बाद 48 बम और गिराए गए। इस तरह इस रनवे को खराब किया गया। नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को जहां भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत के अधिकांश हर एक भाग में खुशी का माहौल था। खुशी क्यों न हो, क्योंकि 200 साल बाद अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन आज के भारत का अभी भी कुछ हिस्सा 1947 तक स्वतंत्र नहीं हुआ था। वहाँ के लोग आज भी आजाद नहीं हुए थे। वहाँ पर अभी भी दूसरी देश के सरकार का कंट्रोल था। जो हिस्से अभी भी स्वतंत्र नहीं हुए थे, इनमें से गोवा, दमन, दादर और नगर हवेली, यहाँ पर पुर्तगालों का शासन था। इसके अलावा पांडुचेरी, बंगाल में चंद्रनगर, यहाँ पर फ्रांसीसियों का राज था। फ्रांसीसी और पुर्तगाल 1947 के बाद भी भारत के इन हिस्सों पर अपना कब्जा जमा रखा था। गोवा को पुर्तगालों से स्वतंत्र कराने में 14 वर्ष लग गए। आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि गोवा को पुर्तगाल लोग छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, तथा भारत की सरकार की तरफ से कौन सा कदम उठाया गया? आज के वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, लेकिन पुर्तगालों ने भारत पर गोवा में 451 वर्षों तक शासन किया। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में आए थे। इसके बारे में एक वीडियो इसी चैनल पे है, वहां जाके आप उसको भी देख सकते हो, जिसमें भारत की खोज करके उसका टाइटल है, उसमें पूरा विस्तार से बताया गया है कि भारत की खोज आखिर क्या है। अब पुनः टॉपिक पे लौटते हैं। वास्को डी गामा के भारत आने के 12 वर्षों के भीतर ही पुर्तगालियों ने गोवा पर पूरा अधिकार स्थापित कर लिया था। धीरे धीरे यह भारत के कई क्षेत्रों में फैल गए। गोवा के अलावा पुर्तगाल, दमन और दीव 1947 के बाद भी पुर्तगालों के कब्जे में रहे। पूरे भारत में जहां अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ गोवा के लोग पुर्तगालों का सामना कर रहे थे। वैसे तो भारतीय सेना के विजय ऑपरेशन के मात्र 36 घंटे के बाद ही पुर्तगालियों ने गोवा को खाली कर दिया था, लेकिन यह ऑपरेशन अंतिम पड़ाव था। आजादी की ज्वाला गोवा में राम मनोहर लोहिया जी ने 1946 ईस्वी में जलाई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अपने मित्र डॉक्टर जूलियाओ मेनेजेस के निमंत्रण में गोवा पहुंचे। लोहिया जी गोवा के असोलना में अपने मित्र के घर पर ही, जहां पर उनको यह पता चला कि पुर्तगालियों ने समस्त गोवा में किसी भी तरह की सार्वजनिक सभाओं पर रोक लगा रखी है। ओम प्रकाश दीपक और अरविंद मोहन की किताब लोहिया एक जीवनी में लोहिया के संघर्ष के बारे में लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि पुर्तगाल शासक अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर थे। वह गोवा के लोगों को किसी भी तरह के मूल नागरिक अधिकार से वंचित कर रखा था। वहां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने 200 लोगों को इकट्ठा करके एक बैठक की, जिसमें तय किया गया कि नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन छेड़ा जाए। 18 जून 1946 को बीमार राम मनोहर लोहिया ने पुर्तगाली प्रतिबंध को पहली बार चुनौती दी। तेज बारिश के बावजूद भी उन्होंने पहली बार जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में उन्होंने पुर्तगालियों के विरोध में आवाज उठाई। इसके बाद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को पुर्तगालियों के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया और मडगांव की जेल में रखा गया। इधर उस समय महात्मा गांधी जी ने पुर्तगाल सरकार की कड़ी आलोचना की और लोहिया जी की गिरफ्तारी पर सख्त बयानबाजी भी की, जिसके बाद पुर्तगालियों ने माहौल गर्माता देखकर लोहिया जी को गोवा की सीमा से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। लोहिया जी के रिहाई के बाद लोहिया जी को 5 वर्ष तक गोवा आने पर प्रतिबंध भी लगा दिया, लेकिन लोहिया जी अपना काम कर चुके थे। गोवा में रह रहे मूल नागरिकों ने भारत की स्वतंत्रता संग्राम से खुद को प्रेरणा ली और अपने लोगों को संगठित किया। इस तरह गोवा में एक क्रांतिकारी दल भी बन गया जो पुर्तगालों को गोवा से हटाने में प्रयास जारी रखा। इस दल का नाम था आजाद गोमांतल दल। इस दल के मुख्य लीडर में विश्वनाथ लवांडे, नारायण हर नाइक, दत्तात्रेय देशपांडे और प्रभाकर सिनारी थे। इस दल के कई लोगों को पुर्तगालियों ने गिरफ्तार करके लंबी सजा भी सुनाई। इनमें से कुछ लोगों को अफ्रीका की जेल अंगोला में भी रखा गया। विश्वनाथ लवांडे और प्रभाकर सिनारी जेल से भागने में कामयाब रहे और लंबे समय तक क्रांतिकारी आंदोलन चलाते रहे। डॉक्टर राम मनोहर
लोहिया कुछ दिन के बाद पुनः गोवा में जाना चाहा, लेकिन उनको रेलवे स्टेशन पर ही रोक लिया गया और जेल में डाल दिया गया। गांधी जी के प्रयास से 10 दिन के ही अंदर पुर्तगालियों ने लोहिया जी को पुनः रिहा कर दिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात गांधी जी समझते थे कि गोवा को भी पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराना है, लेकिन और कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि अगर अभी गोवा में पुर्तगालियों पर ध्यान दिया जाएगा तो अंग्रेजों से मन भटक जाएगा। इधर लगभग इस समय तक यह तय हो चुका था कि स्वतंत्रता बहुत करीब ही है। लोहिया एक जीवनी में लिखा है कि फरवरी 1947 में नेहरू जी ने यह कहा था कि गोवा का प्रश्न अभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और एक बयान में नेहरू जी ने तो यह भी कहा था कि गोवा की पराधीनता भारत के गाल पर एक छोटी फुंसी की तरह है, जिसे अंग्रेजों के जाने के बाद आसानी से मसल कर हटाया जा सकता है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 वह दिन आ ही गया जब भारत स्वतंत्रता का जश्न मना रहा था। अब इधर भारत के बंटवारे और सांप्रदायिक हिंसे के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। इधर गोवा के लोगों ने अपना आंदोलन जारी रखा, लेकिन पुर्तगाली गोवा से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। यहाँ तक कि पांडुचेरी में जो फ्रांसीसी अपना राज शासन कर रहे थे वो भी 1954 को पांडुचेरी को छोड़कर चले गए। इसके बाद भारत सरकार ने 1955 ईस्वी में गोवा पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। भारत सरकार के गोवा में प्रतिबंध लगाने के बाद पुर्तगालियों ने नीदरलैंड से आलू, पुर्तगाल से वाइन, पाकिस्तान से चावल और सब्जियां और श्रीलंका से चाय मंगाने लगे। भारत और पुर्तगालियों के बीच तनाव तगड़ा रहा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कई युवा शिष्य भी गोवा की आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। इन लोगों में सबसे अहम नाम मधुलिमये का है, जिन्होंने गोवा की आजादी के लिए 1955 से 1957 तक जेल में भी रहा। उन्हें कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। उन दिनों गोवा की जो जेलें थे वो सत्याग्रहियों से भर चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ने भी आंदोलनकारियों की रिहाई की अपील की। जिस फुंसी की बात नेहरू जी कर रहे थे उसको मसलना इतना आसान नहीं था जितना नेहरू जी ने सोचा था। पुर्तगाल आसानी से गोवा छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। पुर्तगाल नाटो का भी सदस्य था, इसीलिए नेहरू जी किसी भी सैनिक टकराव से हिचक रहे थे। ऐसा ही समय 1961 का था। नवंबर महीने में पुर्तगालियों ने गोवा के मछुआरों पर गोली चला दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। इसके बाद माहौल बदल जाता है। भारत के तत्कालीन रक्षा मंत्री केवी कृष्ण मेनन और नेहरू जी आपातकालीन बैठक बुलाते हैं। इस बैठक के बाद गोवा को स्वतंत्र कराने के लिए ऑपरेशन विजय की तैयारी करना शुरू कर दिया जाता है। उस समय की प्रकाशित पुस्तक 1961 द कंप्लीट स्टोरी ऑफ नेशनलिज्म एंड इंटरगेटिंग के लेखक वाल्मीकि फिल्मों लिखते हैं कि 2 दिसंबर 1961 से भारतीय सैनिकों ने लामबंदी करना शुरू कर दिया था। 50 पैराशूट ब्रिगेडर को आगरा, हैदराबाद और मद्रास से बेलगांव लाया गया। उत्तरी, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में 100 से अधिक यात्री ट्रेनों के रास्ते बदलकर ब्रिगेड के सैनिकों को बेलगांव पहुंचाया गया। यात्री ट्रेनों के अलावा कई मालगाड़ी गाड़ियों को भी बेलगांव तक सैनिकों के सामान पहुंचाने में इस्तेमाल किया गया। भारत की सेना ने 17 दिसंबर की रात गोवा की सीमा पार की। गोवा में घुसने के लिए मामूली मुसीबतों का सामना करना पड़ा। गोवा में कब्जा करने की जिम्मेदारी मेजर जनरल कैथेट को दी गई। 18 दिसंबर की सुबह भारतीय सैनिक उत्तर में सामंतवाड़ी, दक्षिण में कारवार और पूर्व में बेलगांव से गोवा में घुसने लगे। इस 20 भारतीय विमानों ने गोवा में पर्चे गिराए। गोवा वासियों से शांत रहने तथा उनको बहादुर रहने के लिए कहा गया। 18 दिसंबर की शाम तक गोवा की राजधानी पंजिम को चारों तरफ से घेर लिया गया। गोवा के स्थानीय लोग भारतीय सैनिकों की मदद कर रहे थे। वह उन जगहों के बारे में बता रहे थे जहां पुर्तगालियों ने बारूद की सुरंग बिछा रखी थी। 18 दिसंबर को सुबह 7 बजे जसवंत सिंह के नेतृत्व में 6 हेंटर विमानों ने पूना के ठिकानों से उड़ान भरी। उन्होंने बम्बोले में स्थित रेडियो स्टेशन पर रॉकेट और गन कैनन से हमला किया और उसको मात्र 10 मिनट में ही पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। गोवा का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था। गोवा का वह मशहूर अनाउंसमेंट हमेशा के लिए बंद हो गया जो कहता था यह पुर्तगाल है, आप सुन रहे हैं रेडियो गोवा। उसी समय पुणे से 12 केनवरा और 4 हंटर विमानों ने गोवा के लिए उड़ान भरी। उन्होंने गोवा के हेलोवेन रनवे पर हमला किया। रनवे पर 1000 पाउंड के 63 बम गिराए गए। इसके आधे घंटे बाद 48 बम और गिराए गए। इस तरह इस रनवे को खराब किया गया। कुछ हद तक इसमें गड्ढे वड्ढे हो गए। जैसे ही शाम हुई, पुर्तगाली अफसरों ने अपने बीवी और बच्चों तथा कुछ सरकारी दस्तावेजों को अपने विमानों में रखा और शाम के समय ही बिना लाइट जलाए रनवे पर उन विमानों को रवाना कर दिया। उससे पहले थोड़ा बहुत उस रनवे की मरम्मत कर ली थी। इधर गोवा के गवर्नर जनरल बसालेई सिल्वा वास्को डिगामा पहुंच गए थे। वहां सबसे पहले मेजर बिल कारवालो के नेतृत्व में 4 सिख जवान पहुंचे। मेजर बिल कारवालो कैप्टन RS के पाली,
रवि मेहता वहां पहुंच गए जहां जनरल ई सिल्वा मौजूद थे। जनरल ई सिल्वा को पता चल चुका था कि हम पूरी तरह से घिर चुके हैं, अब इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा हुआ था। अंततः 19 दिसंबर 1961 की रात सिलेंडर समारोह रखा गया, जहां जनरल बसाई ई सिल्वा ने अपने हथियार डाले और अपने आप को भारतीय सेना को समर्पित किया। इस पूरे ऑपरेशन में भारत के 22 जवान शहीद हुए और 54 अन्य जवान घायल हुए। इसके अपोजिट पुर्तगाल के 30 जवान शहीद हुए और 57 शहीद घायल हुए। इसके अलावा लगभग 3306 जवानों को बंदी बनाया गया। इसके बाद मई 1962 को पुर्तगाल सैनिक जो बंदी बनाए गए थे वह अपने देश जा सके। इस तरह भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय सफल हुआ और गोवा भारत का हिस्सा बना। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमको आप कमेंट जरूर करें। गोवा के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं इसके बारे में भी कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आपसे मिलेंगे अगले ऐसे रोचक और जानकारी भरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।